124A सेडिशन लॉ, देशद्रोह कानून। क्या जानते हैं कि कब ये शुरू हुआ था? और इस कानून के तहत जो पहला प्रोमिनेंट कह रहा हूं व्यक्ति जिनको सजा मिली थी 18 महीने की, वह एक चित्पावन ब्राह्मण था। वही व्यक्ति चित्पावन ब्राह्मण जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का विज्ञापन छापने के लिए मना कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने मूक नायक अखबार के लिए मूल्य सहित विज्ञापन देने के लिए उनको भेजा था कि पैसा ले लीजिए और विज्ञापन छापिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा। आज सुप्रीम कोर्ट 3 जजों की बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जुलाई तक इस कानून के यूज करने पे प्रतिबंध लगा दिया है। क्या है मामला, क्या है इतिहास? विपिन चंद्र राय किताब भी पढ़ सकते हैं, वहां भी मिलेगा इतिहास में। क्या है मामला, इस पे आपको लिए चलता हूं। 24A को लेकर रिटायर्ड मेजर जनरल एस टकेरे की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि कॉलोनियल लॉ का इस्तेमाल महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं को चुप कराने के लिए अंग्रेजों द्वारा किया गया था। IPC की धारा 124A जो देशद्रोह के अपराध से संबंधित है। बॉम्ब टकेरे ने अपनी याचिका में देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी है कि इसके जरिए भाषण पर चिलिंग इफेक्ट पड़ता है और यह स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार पर एक अनुचित प्रतिबंध है। चिलिंग इफेक्ट का मतलब है कि आप भाषण डर के भाषण देंगे और सरकार की अगर आलोचना करनी है तो जोर से नहीं बोलेंगे, आलोचनात्मक नहीं होते, चिलिंग इफेक्ट देता है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है और यह स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार पर एक अनुचित प्रतिबंध लगाता है। इसलिए उनकी याचिका चाहती है कि कानून को खत्म कर दिया जाए। संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 19(1)A भारतीयों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। राजद्रोह कानून को पिछले कुछ वर्षों में कई बार चुनौती दी गई है, लेकिन ये सभी चुनौतियां से बचने में कामयाब रही है। 1962 के ऐतिहासिक मामले में केदारनाथ बनाम भारतीय संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसके दुरुपयोग को रोकने की कोशिश करते हुए यह राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। अदालत ने उस समय कहा था कि जब तक हिंसा के लिए उकसाने या आह्वान नहीं किया जाता है, तब तक सरकार की आलोचना को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। भारत में राजद्रोह कानून कब पेश किया गया था, यह भी जानना जरूरी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में निहित राजद्रोह कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा 1870 में कॉलोनियल शासन के खिलाफ असंतोष से निपटने के लिए पेश किया गया था। IPC का मूल मसौदा जिसे 1860 में लागू किया गया था, उसमें यह कानून शामिल नहीं था। धारा 124A में कहा गया है, जो कोई भी शब्दों द्वारा या बोले गए या लिखित या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्याय, घृणा या अवमानना में लाने का प्रयास करता है या उत्तेजित करता है या सरकार के प्रति असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास करता है, भारत में कानून द्वारा स्थापित आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा प्रकाशित एक ब्लॉग में कहा गया है कि 19वीं और 20वीं सदी में इस कानून का इस्तेमाल मुख्य रूप से प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादियों को स्वतंत्रता सेनानियों के लेखन और भाषणों को दबाने के लिए किया गया था। वर्षों से विभिन्न लोगों पर IPC के इस प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें अरुंधति रॉय, हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार,
दिशा रवि, उमर खालिद, पत्रकार विनोद दुआ और सिद्दीकी कप्पन जैसे लोग शामिल हैं। अब थोड़ा इतिहास में चलिए। गांधी और तिलक के खिलाफ भी राजद्रोह कानून लागू किया गया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ब्लॉक के अनुसार कानून के आवेदन का पहला ज्ञात उदाहरण 1891 में अखबार के संपादक जोगेंद्र चंद्र बोस का मुकदमा था। कानून के आवेदन के अन्य प्रमुख उदाहरणों में तिलक और गांधी भी शामिल हैं। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद और विनय दामोदर सावरकर पे भी देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया था। सावरकर ने बाद में माफी मांग ली थी। 1922 में गांधी को औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए बॉम्बे में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2 साल बाद मेडिकल रीजंस की वजह से उनको रिहा कर दिया गया था। गांधी से पहले तिलक को राजद्रोह से संबंधित मामलों में 3 मुकदमों का सामना करना पड़ा था और 2 बार जेल गए थे। 1897 में उनके साप्ताहिक प्रकाशन केसरी में एक लेख लिखने के लिए उन पर यह मुकदमा चलाया गया था और उन्हें 18 महीने की सजा सुनाई गई थी। 1908 में भी उन पर मुकदमा चलाया गया और उनका प्रतिनिधित्व, उनके लिए केस जो लड़ रहे थे, M.A. जिन्ना ने किया था, लेकिन उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई और उन्हें 6 साल की सजा मिली। तो दोस्तों, ये था मामला कि तिलक की पैरवी मोहम्मद जिन्ना ने की थी। ये इतिहास के पन्ने से बहुत लोग भूल जाते हैं, लेकिन इतिहास को याद कराना जरूरी है। अभी जो सरकारें चाहती हैं कि यह कानून बना रहे, 1870 का कानून है, ये क्यों बना रहे? उस समय अंग्रेजों के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन का माहौल था, जिसको दबाने के लिए खास तौर से 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश हुकूमत बहुत सचेत हो गई थी। 1860 के कानून में नहीं था, आईपीसी में, 70 में इसको लागू किया गया। खास तौर से उस समय यहाँ पे अखबार का प्रचलन धीरे धीरे प्रिंट मीडिया का शुरू हुआ था और उसको दबाने के लिए सरकार ने इसका इस्तेमाल किया था। अब आज़ाद भारत है और आज़ाद भारत में सरकार की आलोचना, उनके काम की आलोचना करने का अधिकार संविधान ही देता है। फिर भी यह कानून बरकरार क्यों है? कोई भी एक्टिविस्ट जो सरकार की, व्यक्ति या सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं होता है। पूरा वीडियो सुनिएगा और शेयर करते रहिएगा। शुक्रिया। जल्द मिलता हूं अगले एपिसोड।